हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज का वीडियो होने वाला है हमारा उस व्यक्ति के ऊपर जो 19वीं सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति था यूरोप में, जिसने पृथ्वी के इतिहास में सबसे ज्यादा धर्म का विरोध किया, जिसने पृथ्वी के इतिहास में सबसे ज्यादा कैपिटलिज्म का विरोध किया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्ल मार्क्स। पॉलिटिकल साइंस जब हम पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो ऐसा माहौल रहता है क्लास में। जब मैं पढ़ रहा था तो टीचर ने पूछा कि किस किस ने पॉलिटिकल साइंस सिर्फ इन्हीं को पढ़ने के लिए चुना है, तो आधे बच्चों ने हाथ खड़े कर दिए थे। ऐसा ही फिलोसफी में होता है, जब अद्वैत वेदांत की बात आती है तो आधी क्लास तो सिर्फ वही पढ़ने के लिए आई होती है, फिलोसफी। चलिए खैर शुरू करते हैं। कार्ल मार्क्स, इनका जन्म हुआ जर्मनी में। स्टार्टिंग में इन्होंने एजुकेशन अपनी पूरी की पूरी फिलोसफी और पॉलिटिकल साइंस में कंप्लीट की। ये बने जर्नलिस्ट, लेकिन इनके व्यूज इतने रेडिकल थे कि इनको वहां से निकाल दिया गया। फिर ये पहुंचे हैं ब्रिसल और वहां पे जाके इन्होंने किताब लिखी है अपनी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। 1848 में वो पब्लिश हुई और ये बहुत फेमस किताब है। ये दिल्ली में बड़े बड़े शहरों में स्टोर्स पे दिख जाती है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ये बाइबल कही जाती है कम्युनिज्म की। अगर कोई व्यक्ति आपको कम्युनिस्ट बोले या फिर कुछ भी बोले, वामपंथी वगैरह, जैसे भारत में टैक्स चलते हैं कि तू वामपंथी है, तू ये है, तू वो है, तो उससे पूछना कि तुमने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पढ़ी है। और आप लोग भी इसको पढ़ना, क्योंकि एक तो एकेडमिक्स के पर्पज से भी और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरी आइडियोलॉजी इस किताब से निकली है। खैर, फिर 1848 में वहां पे भी मामला ठीक नहीं बना, तो फिर ये लंदन चले गए और वहां पे इनकी 1883 में मृत्यु हुई। अच्छा, इनकी जो मेजर किताबें हैं, ये नाम याद रखना, द जर्मन आइडियोलॉजी, दास कैपिटल, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये पेपर में पूछा जाता है। और ये तो ईयर के साथ पूछा गया था कि कब इन्होंने लिखी थी। ठीक है, इन पे इन्फ्लुएंस था बहुत सारे लोगों का। सबसे इंपॉर्टेंट थे उनमें से हीगल। इनको हमें पढ़ना भी है थोड़ा सा, पूरा हीगल को नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो जो बातें मार्क्स पर, जिन बातों ने प्रभाव डाला था, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एक व्यक्ति थे जो फ्रेडरिक एंजल नाम के, वो इनके मित्र थे, मतलब पूरे जीवन भर इनके मित्र रहे। और फाइनेंशियल हेल्प भी इन्होंने ही की थी ताकि ये मार्क्स अपना काम कर सके। चलिए शुरू करते हैं कि मार्क्स ने क्या क्या चीजें थी जो हीगल से ली हैं, जो हीगल का इन्फ्लुएंस आया। अच्छा, हीगल आइडियलिस्ट फिलोसोफर कहे जाते हैं। हीगल वॉज एन आइडियलिस्ट। तो उन्होंने ना बोला कि जो पूरी पृथ्वी है, पूरी दुनिया है, ये सिर्फ आइडिया से चल रही है। आइडिया इज द सोल मोटर ऑफ हिस्ट्री। हमारा दिमाग सोचना शुरू करता है और कुछ चीजें आती हैं हमारे दिमाग में, उसके बाद हम फिर चेंज हो जाते हैं, कुछ नए आइडियाज आते हैं, तो आइडिया ड्राइव करता है हिस्ट्री को। मार्क्स एकदम इसका उल्टा सोचते थे। खैर, वो अभी हम डिस्कस करेंगे कि मार्क्स ने क्या कहा इनके बारे में। इन्होंने कहा कि हम जो सोचते हैं वो थीसिस होती है, जो अभी मेरी पर्टिकुलर थिंकिंग है। किसी और व्यक्ति ने कुछ अगर उसके अपोजिट बोला तो वो होती है एंटीथीसिस। अब जो नई बात निकलेगी ना हम दोनों की, वो सत्य के ज्यादा करीब होगी, ट्रुथ के ज्यादा करीब होगी, उसको बोलते हैं सिंथेसिस। और ये बहुत अच्छी फिलॉसफी है। मतलब अगर हम दूसरे के बोलने को समझें और अपनी बात उसके सामने रखें, तो जो नई बात बनती है वो बहुत अच्छी होती है और वो सत्य के ज्यादा करीब होती है। इसी प्रोसेस को कहा गया डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, कि पहले थीसिस, पार्शियल ट्रुथ जो मैं सोच रहा हूं, उसके अपोजिट में जाओगे तो एंटीथीसिस, और उसके बाद जो नई बात बनेगी दैट इज सिंथेसिस। और ये ज्यादा क्लोज होगी किसके? ट्रुथ के ज्यादा क्लोज होगी, और हमारा डेवलपमेंट और ज्यादा हो चुका होगा थीसिस के कंपैरिजन में। अच्छा, क्या ये एब्सोल्यूट ट्रुथ होगी? नहीं, ये अब थीसिस बन जाएगी। ये अब क्या बन जाएगी? थीसिस। अब ये प्रोसेस फिर यहां से शुरू हो जाएगा दोबारा, कि ये थीसिस है, फिर इसके अगेंस्ट कोई बात आएगी, और उसके बाद ऐसे धीरे धीरे मूव करते जाएंगे और हम सत्य के करीब पहुंचते जाएंगे। ये इनकी फिलोसफी थी। अच्छा, उसके बाद ना इन्होंने स्टेट के बारे में कुछ बातें कही कि स्टेट जो राज्य है, देश की बात हो रही है यहाँ पे, राज्य माने देश, स्टेट माने देश, कि देश ना ऐसे ही थीसिस और एंटीथीसिस से बना हुआ एक सिंथेसिस है। कैसे? फैमिली जो है ना, जब मनुष्य दुनिया में आया पहली पहली बार, पहले इनऑर्गेनिक सब्सटेंस थे, उसके बाद ऑर्गेनिक सब्सटेंस आए, फिर ह्यूमन बीइंग आए, धीरे धीरे उसके बाद फैमिली का कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ। फैमिली से बायोलॉजिकल नीड्स तो पूरी हो रही थी, लेकिन सारी नीड्स फुलफिल नहीं हो पा रही थी। तो इसका एंटीथीसिस आया सिविल सोसाइटी, कि एक समाज बना के रहें, एक सोसाइटी बन के रहें, तो हमारी नीड्स पूरी हो पाएंगी। ये ना स्टेट जो है ना, स्टेट का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ था इसमें, सिविल सोसाइटी के कॉन्सेप्ट में। स्टेट वॉज इन इट्स एम्ब्रियोनिक फॉर्म। अब फैमिली थीसिस है, ये लिखा हुआ है, फैमिली वॉज थीसिस, और सिविल सोसाइटी वॉज एंटीथीसिस, और इसका रिजल्ट निकला स्टेट, सिंथेसिस। और स्टेट को उन्होंने कहा द हाईएस्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजन, कि ये सबसे डेवलप्ड स्टेज है, इट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि स्टेट को किसने कहा कि इट इज अ मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये फिलोसफी में भी पढ़ाई जाती है, पॉलिटिकल साइंस में भी ये चीज पढ़ाई जाती है। तो स्टेट को बोला कि ये अपने आप में एंड है, अब इससे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं होगा।
ठीक है, और जो इंडिविजुअल है वो एग्जिस्ट करेगा स्टेट के लिए। अच्छा, समझने की कोशिश करना है, इन्होंने क्या किया, जो इंडिविजुअल है वो स्टेट के लिए एग्जिस्ट करेगा, मतलब जो स्टेट कहेगा उसके अनुसार चलेगा। हीगल की फिलॉसफी का यूज फांसीवादी लोगों ने किया, हिटलर, मसोलिनी, यही बातें सुन के उन्होंने लोगों को बताई कि तुम्हें स्टेट के लिए काम करना है, स्टेट के लिए काम करना है। स्टेट क्या होगा अकॉर्डिंग टू हीगल वो नहीं बताया, वो खुद को थोप दिया कि हम ही राज्य हैं, हम ही सरकार हैं तुम्हारे लिए। तो हीगल की फिलॉसफी का यूज करके एक्सट्रीम आइडियोलॉजीज भी राइज हुई हैं। खैर, कार्ल मार्क्स इस सब का विरोध करेंगे। मार्क्स कहते हैं ना, जो हीगल ने बातें कही हैं कि आइडिया इज द सोल मोटर ऑफ हिस्ट्री, कि ऐसे समझना हम ये रहे, ठीक है, स्माइल करो, ठीक है, हम किसी वस्तु को देखते हैं, लेट से कुछ भी है, उसको हम देखते हैं, आइडिया पहले काम करता है, वस्तु बाद में आई है। मतलब आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले हमने देखा, जो सोचा, उसके बाद हमने उसको मैनिफेस्ट किया उसके ऊपर। मार्क्स एकदम उल्टा कहते हैं। मार्क्स कहते हैं अगर ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो सोचोगे किसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो मैटर है ना, मैटर दैट इज द सोल मोटर ऑफ हिस्ट्री। मतलब इकोनॉमिक प्रोडक्शन, मैटर प्रोड्यूस किया जाता है ना कोई भी पदार्थ, दैट इज द सोल मोटर ऑफ हिस्ट्री, जो इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है। आइडिया सेकेंडरी है, आइडिया बाद में आता है। तो मार्क्स कहते हैं जो हीगल का डायलेक्ट था ना, ऐसे ये, इसको मैंने ना सीधा कर दिया, ये उल्टा था। हीगल ने क्या किया था कि मटेरियल कंडीशन को ऊपर रखा हुआ था और आइडियाज को नीचे रखा हुआ था। ये देखिए कि आइडियाज या माइंड जो है वो बेस में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बाद मटेरियल कंडीशंस आती है। मार्क्स ने कहा नहीं नहीं, उल्टा है मामला एकदम, तुम गलत बात कह रहे हो। माइंड ऊपर आता है, मटेरियल कंडीशंस नीचे आती हैं। मतलब बेस में मैटर बैठा हुआ है, उसके बाद हम सोचना शुरू करते हैं। मैटर है ही नहीं तो हम सोचेंगे किसके बारे में, ठीक है। तो आप समझ रहे होगे कि हीगल का इन्फ्लुएंस तो था इन पे। हीगल से इन्होंने डायलेक्टिकल चीज तो सीखी, लेकिन जो आइडियलिज्म था उसको मटेरियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हीगल ने आइडियलिज्म की बात की, मार्क्स ने मटेरियलिज्म की बात की। यही उन्होंने स्टेट के बारे में बोला। अभी हम पढ़ेंगे कि मार्क्स स्टेट के बारे में क्या सोचते थे। हीगल ने तो कह दिया कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मतलब हाईएस्ट थिंकिंग जो हो सकती थी वो स्टेट ही हो सकता था। लेकिन मार्क्स ने इसका विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं, स्टेट लेस सोसाइटी होनी चाहिए। अभी डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। अब हीगल ने क्या कहा कि कैसे चेंजेस आते हैं। हीगल ने कहा कि जो क्वांटिटी होती है ना वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है क्वालिटी में, जब हमारे आइडियाज सोचना शुरू करते हैं। हम प्रोग्रेसिव हैं अकॉर्डिंग टू हीगल, कि जो वाटर है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा जब उस पर टेम्परेचर पड़ेगा, मतलब उस टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा आग के थ्रू, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के थ्रू। ठीक, तो ऐसे चेंजेस आते हैं। इसके बाद इन्होंने दूसरी बात कही कि जब अपोजिट्स मिलते हैं ना तो कुछ नया प्रोड्यूस होता है। समझने की कोशिश करना, जैसे मैंने भी बताया थीसिस एंड एंटीथीसिस और सिंथेसिस, तो यही कह रहे हैं कि लोहा अपनी शेप बदल सकता है अगर आग मिले उसको। इन्होंने अपोजिट माना इन दोनों चीजों को। अब तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो मुझे मतलब बहुत प्रभावित किया, जिसने, नेगेशन ऑफ नेगेशन, यानी कि अपने विनाश का कारण हम स्वयं बना लेते हैं, ठीक है, या फिर हमें इनहेरिटेड होता है। जब तक हम परफेक्ट स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये चलता रहेगा। जैसे ये सीड है, ये स्प्राउट बना, ये फुल प्लांट बना और उसके बाद खत्म। तो इसमें इनहेरिट थी ये बात कि ये खत्म होगा। तो ऐसे सोसाइटी चेंज होती है, ठीक है। ये था हीगल के बारे में। हीगल हमने पढ़ा डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस का कंसेप्ट, और उसके बाद स्टेट के बारे में हीगल ने क्या कहा है। स्टेट इज मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, हाईएस्ट स्टेज ऑफ थिंकिंग इज स्टेट। जो हाईएस्ट डेवलपमेंट हम कर सकते थे वो हमने राज्य बना लिया, ठीक है। अब आते हैं कार्ल मार्क्स पर। मार्क्स ने क्या कहा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, उन्होंने बोला कि इकोनॉमिक प्रोडक्शन बेस है, मैटर इज बेस, उसके ऊपर आइडियाज वाइडियाज सेकेंडरी हैं। तो यही इसी कंसेप्ट को बोला गया बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल, जो मार्क्स ने बना के दिया। बेस में क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और मोड ऑफ प्रोडक्शन के दो पार्ट हैं, पहला फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। फोर्सेस यानी कि किसके थ्रू प्रोड्यूस हो रही है कोई चीज, मीन्स क्या है, लेबर है, कैपिटल है, और जगह जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, ये तो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है। फिर है रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, कि एक व्यक्ति जो प्रोड्यूस कर रहा है और जिनसे प्रोड्यूस करवाया जा रहा है। एक यानी जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डोमिनेट क्लास है, यानी जो मालिक है, और जो वर्कर्स हैं वो डिपेंडेंट हैं मालिक पर अपनी तनख्वाह वगैरह के लिए, तो वो है डिपेंडेंट क्लास। ये है मोड ऑफ प्रोडक्शन। हर सोसाइटी में, हिस्ट्री में ये चीज रही है किसी एक ना एक फॉर्म में। अभी डिस्कस करेंगे उसको भी क्या क्या फॉर्म्स थी।
इसके ऊपर बना रखा है सुपर स्ट्रक्चर जो क्या करेगा, इसको प्रमोट करेगा, जैसे कि स्टेट, जैसे कि कोर्ट, जैसे कि पुलिस, और उसके बाद रिलीजन, यूनिवर्सिटीज। मतलब ये क्या करेंगी बेसिकली, जो ये डोमिनेंट क्लास है ना, इसको प्रोटेक्ट करेंगी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि डिपेंडेंट क्लास रेवोल्यूशन कर दे। और अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिपेंडेंट क्लास रेवोल्यूशन करती है और आगे भी करेगी। कितनी सच्चाई है इस बात में देखते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ना 4 स्टेजेस में हुआ है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कैसे ये डोमिनेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास बदलती रही है। सबसे पहले सोसाइटी में था प्रिमिटिव कम्युनिज्म, अर्थात लोग थोड़ा बहुत प्रोड्यूस कर पाते थे। शुरू की बात है एकदम, जब ह्यूमंस ने साथ में रहना शुरू किया होगा तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा सा प्रोड्यूस किया और उसको कंज्यूम कर लिया सबने। तो इसमें कोई डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लास नहीं थी। इस स्टेज को कहा मार्क्स ने प्रिमिटिव कम्युनिज्म। ठीक है, इसके बाद सिचुएशन क्या बनी, इसके बाद अगला स्टेप जो आया, अच्छा ह्यूमंस जो है ना वो मोड ऑफ प्रोडक्शन को बेटर करने की खोज में रहते हैं बुद्धि के तल पर, कि कैसे भी सिचुएशन ऐसी बन जाए कि प्रोडक्शन बढ़ सके या फिर क्वालिटी में इंक्रीज हो सके। तो फिर नया मोड आया, उसको कहा गया स्लेव ओनिंग सोसाइटीज, एंशिएंट स्लेव ओनिंग सोसाइटीज, कि एक मालिक होगा जिसको मास्टर कहा जाएगा, और उसके बाद मास्टर के बाद जो अगला होगा वो लेबर यानी कि स्लेव्स जो होंगे, कि मैं मालिक हूं और गुलाम। जैसा आपने पढ़ा भी होगा कि स्लेव ट्रेड वगैरह होते थे, तो जो गुलाम खरीदे जाते थे और उनको मालिक एक्सप्लॉइट करता था। आ गई ना सिचुएशन डोमिनेंट और डिपेंडेंट क्लास की, स्लेव मालिक पर डिपेंडेंट है। यही मार्क्स कह रहे हैं कि ये हमेशा होता रहा है हिस्ट्री के इतिहास, मतलब हिस्ट्री में ये चीजें हमेशा होती रही हैं। उसके बाद इससे भी मन नहीं भरा, इससे भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही थी, तो अगला स्टेज आया डेवलपमेंट का, उसको बोला गया मेडिवल फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल यानी जमींदारी सिस्टम, कि मैं जमींदार हूं और जो किसान हैं वो बंधुआ किसान बोल लो, बंधुआ मजदूर, कुछ भी बोलो उन्हें, ठीक है, वो मेरे से खेती लेके काम करेंगे। ये जमींदारी सिस्टम यही होता है कि मैं अपनी खेती लीज पर दूंगा काम करने के लिए और बदले में इनसे ठीक ठाक अमाउंट वसूलूंगा, जो उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक्सप्लॉइट कर रहा हूं, मैं डोमिनेंट क्लास हूं और वो डिपेंडेंट क्लास है। इसी को बोला गया फ्यूडल सिस्टम, लॉर्ड और सर्फ का रिलेशन आ चुका था। उसके बाद इस ये जो स्टेज थी इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसमें भी थी, वही प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी थी क्वालिटी में और क्वांटिटी में। तो फिर अगला स्टेज आया डेवलपमेंट का, ये आया यूरोप में रेनेसा के बाद। थिंकर्स का राइज हुआ, चर्च का फॉल हुआ, साइंटिफिक रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई। तो अगला सिस्टम जो आया वो आया मॉडर्न कैपिटलिस्ट सिस्टम, जो कार्ल मार्क्स के समय एग्जिस्ट कर रहा था। ये मार्क्स इसी के विरोध में खड़े होंगे। इसमें रिलेशन था बुर्जुआ और प्रोलिटेरिएट में। बुर्जुआ यानी बिजनेसमैन और प्रोलिटेरिएट यानी वर्कर्स। ठीक है, ये रिलेशन चल रहा है। जो कैपिटलिस्ट है वो प्रोडक्शन कर रहे हैं और वर्कर्स को सैलरी दे रहे हैं, जो अभी हम लोग देखते भी हैं, एम्प्लॉयज हैं और एक मालिक है। तो ये लास्ट स्टेज है डेवलपमेंट की अभी तक की, अकॉर्डिंग टू मार्क्स। इसके बाद आगे जो डेवलपमेंट होगा वो थोड़ा अलग तरीके से होगा, क्योंकि इसमें भी दिक्कतें हैं। इसने अपनी कब्र खुद खोद रखी है। मतलब इसमें जो प्रॉब्लम्स है, जैसा कि उन्होंने बोला ईगल ने, नेगेशन ऑफ नेगेशन, कि मुझ में इनहेरिट होती है मेरे नष्ट होने की क्षमता भी, मैं कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करूंगा जिससे मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया क्लास स्ट्रगल के बारे में, कि जो सर्व्स हैं वो लॉर्ड से लड़ना शुरू करते हैं, और फ्यूडलिज्म में भी जो किसान है वो जमींदारों से लड़ना शुरू करते हैं, या फिर जो सोसाइटी है वो लड़ती है डोमिनेंट क्लास से। कैपिटलिज्म में भी यही होगा। जो एम्प्लॉयज हैं, जो प्रोलिटेरिएट क्लास है, वो लड़ेगी बुर्जुआ क्लास से। तो यही मार्क्स ने बोला गया है, पूरा वही है कि सर्च फॉर इम्प्रूव प्रोडक्शन, उसके बाद फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनको दिक्कत होती है। अच्छा, जिस व्यक्ति को फायदा हो रहा है किसी एक सिस्टम से, वो उसका विरोध नहीं करेगा। विरोध हमेशा वही करेगा जिसको नुकसान हो रहा है। तो नुकसान वाले व्यक्ति विरोध करते हैं और ये फोर्स जो है वो इनको खत्म करने के पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि डोमिनेट कर रही होती है। लेकिन एट द एंड ये डोमिनेंट क्लास चेंज हो जाती है, क्योंकि सिस्टम नया इवॉल्व होता रहता है। यही इसमें बताया गया है उन्होंने। तो यही कैपिटलिज्म के भी साथ होने वाला है। ठीक है, क्यों होने वाला है कैपिटलिज्म के साथ ऐसा, क्या है कमियां, वही यहाँ पे ये एक्सप्लेन करेंगे। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि मार्क्स ने कैसे इतनी साइंटिफिक थ्योरी दी, और कैसे तो नहीं लेकिन क्या साइंटिफिक थ्योरी में उन्होंने कहा। एक कोई प्रोडक्ट है, उसकी कीमत 100 रुपए है, ठीक है, 90 रुपए प्रॉफिट हुआ, 10 रुपए जो है वो लेबर को पैसे दिए उन्होंने, जो पूंजीपति व्यक्ति है, 90 रुपए उसने खुद रख लिए। अब इसमें दिक्कत क्या है, ये जो 100 रुपए का प्रोडक्शन था ना, ये पूरा का पूरा लेबर ने किया था, इसमें लेबर की मेहनत लगी थी। कैपिटलिस्ट जो था
उसने मेहनत नहीं करी थी जब ये प्रोडक्शन चल रहा था। ये जो 90 रुपए का इसने प्रॉफिट लिया है ना, यही यही दिक्कत है कैपिटलिस्ट सिस्टम में, यही अपनी कब्र खोदी जा रही है। जब जो चीज कोई व्यक्ति प्रोड्यूस कर रहा है उसको उसका पूरा पैसा नहीं मिलेगा, तो इससे उसके दिमाग पे इफेक्ट पड़ेगा, उसमें अलगाव की भावना उठेगी, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है एलिनेशन। यही मार्क्स डिस्कस करने वाले हैं आगे। सबसे पहले मैंने प्रोड्यूस किया, उसका मुझे प्रॉपर लेबर चार्ज नहीं मिला जितना मैंने उसमें अपनी लेबर यूज की है, तो सबसे पहले मुझे उस प्रोडक्ट से अलगाव हो जाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेज यही है, एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्ट, क्योंकि एक्सटर्नल है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जिस प्रोसेस से मैंने प्रोड्यूस किया वो मोनोटोनस है, रोज मुझे आके सेम काम करना है। ये ऑफिस वालों के साथ होता भी है, रूटीन इतना मोनोटोनस हो जाता है और उनको दिलचस्पी होती नहीं, दिलचस्पी इस वजह से नहीं होती। तो फिर जो प्रोसेस है पूरा प्रोडक्शन का, जो मशीन्स के थ्रू प्रोडक्शन किया जा रहा है, उससे हमें अलगाव होने लगता है। सेकेंड स्टेप, एलिनेशन फ्रॉम प्रोसेस। उसके बाद क्योंकि कैपिटलिस्ट ने ऐसा माहौल बना रखा है कि तुम्हें कंपीट करना है अपने फेलोज के साथ जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं, तो फिर मुझे उनसे भी घृणा होने लगती है और वो भी, उनसे भी मेरा मामला फिर अलगाववाद का ही हो जाता है। तीसरे स्टेप, अब जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं उससे मेरा कोई लगाव नहीं, जो मैं रोज रूटीन फॉलो कर रहा हूं उससे मेरा कोई लगाव नहीं, जो मेरे आसपास के लोग हैं उनसे भी मैं कंपटीशन की भावना रख रहा हूं। आखिरी में क्या होता है, मुझे खुद से ही अलगाव हो जाता है, एलिनेशन फ्रॉम सेल्फ। लास्ट स्टेज, ये है कैपिटलिज्म की दिक्कतें। जो व्यक्ति है उसको खुद से ही अलग कर दिया है इन लोगों ने। अब क्या मार्क्स ने बताया, क्या ऐसा होगा कि ये अलगाव खत्म हो जाएगा? प्रॉब्लम समझ में आई एलिनेशन की? इसके बाद होगी क्लास कॉन्शियसनेस का राइज, लोगों में चेतना आनी शुरू होगी। कैसे शुरू होगी? कंडीशंस ऐसी बन जाएंगी, उनका एक्सप्लॉयटेशन इतना बढ़ जाएगा कि अब वो सोचना शुरू करेंगे कि क्या ऐसा हुआ जिससे हम इतने बर्बाद हो गए, हम खुद में ही इतने ज्यादा डिमोटिवेट हो गए या फिर अपने आप से ही हम एलिनेट हो चुके हैं। इसके बाद होगा रेवोल्यूशन, जब वर्किंग क्लास इकट्ठी हो जाएगी, सोच लेगी ये सब चीजें, तो वो मालिक के खिलाफ क्रांति करेगी। इसको बोला गया रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन में जो स्टेज आएगी ना एक्शन के टाइम पे, दैट विल बी सोशलिज्म। मार्कर आज अच्छा नहीं मिला मुझे, ठीक है। तो रेवोल्यूशन के टाइम पे जो इंटरमीडिएट स्टेज है वो सोशलिज्म है। ये फाइनल स्टेज नहीं है डेवलपमेंट की। इसके बाद होगा एलिनेशन, कम्युनिज्म आ जाएगा। क्या दिक्कतें थी कि वो जो 100 रुपए थे उसमें से 90 रुपए वो पूंजीपति ले रहा था। कम्युनिज्म में क्या होगा कि सब लोग मालिक होंगे, तो जो पैसा है वो बराबर बटेगा। एलिनेशन की प्रॉब्लम खत्म, डीएलिनेशन होना फिर से शुरू हो जाएगा। यही मार्क्स ने बोला। अभी हम पढ़ेंगे कि ऐसा हुआ तो कहां हुआ और जहां होना चाहिए था वहां क्यों नहीं हुआ, क्रांति वगैरह के वर्कर्स ने जो कुछ बोला। अब जैसा मैंने स्टेट के बारे में आपको बताया था, हीगल ने बोला स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। मार्क्स ने कहा नहीं नहीं, ये सत्य नहीं है। मार्क्स ने बोला कि स्टेट एक इंस्ट्रूमेंट है इन द हैंड ऑफ बुर्जुआ, जो कि यूज करते हैं प्रोलेटेरिएट्स को यानी वर्किंग क्लास को एक्सप्लॉइट करने के लिए। स्टेट वही डिसीजन लेता है जो कि जरूरी होते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम को प्रोड्यूस करने के लिए। अभी मैंने दिखाया था, एक सेकेंड, यहां पे था, हाँ। स्टेट जो है ना वो सुपर स्ट्रक्चर में है, वो इसको प्रमोट नहीं कर, इसको मतलब प्रोटेक्ट कर रहा है, इसको प्रमोट कर रहा है। किसको? इसमें जो कैपिटलिस्ट है उनको, इसमें जो डोमिनेंट क्लास है उसको क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है स्टेट, क्योंकि ये सुपर स्ट्रक्चर का पार्ट है। मार्क्स ने स्टेट को कोई पॉजिटिव व्यूज नहीं दिए स्टेट के बारे में, जबकि हीगल तो गॉड से कंपेयर कर रहे थे। अच्छा, उन्होंने दो बात बोली कि पहली बात तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दूसरी सिचुएशन ये बोली कि कभी कभी क्या होता है, स्टेट यानी कि जो डोमिनेंट क्लास है और जो वर्कर्स हैं, ये ना इक्विलिब्रियम में आ जाती है सिचुएशन। इन्होंने लुइस बोनापार्ट एक किंग हुए तब, हो सकता है किसी स्टेट में ऐसी बात एग्जिस्ट कर रही हो कि जो वर्कर्स हैं वो भी उतने ही ऑटोनोमस हैं जितने की कैपिटलिस्ट है। एक दोनों में तनातनी का माहौल है और दोनों बराबर स्तर पे आ सकते हैं, इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है। तो इसको बोला कि रिलेटिव ऑटोनॉमी व्यू, और जो पहला व्यू था उसको बोला कि इंस्ट्रूमेंटलिस्ट व्यू, कि ये तो हमेशा होता ही है, ये कभी कभी सिचुएशन रिलेटिव ऑटोनॉमी की भी बन जाती है। तो स्टेट के बारे में क्या समझ आया कि ये कैपिटलिस्ट के हाथ में एक टूल है जिससे वो एक्सप्लॉइट करते हैं, कभी कभी मामला बराबर का भी हो जाता है। मार्क्स की फाइनल जो
स्टेज है डेवलपमेंट की, दैट इज कम्युनिज्म। वहां स्टेट एग्जिस्ट नहीं करता। स्टेटलेस सोसाइटी की बात की है कार्ल मार्क्स ने, यानी कि पूरी दुनिया ही एक सोसाइटी बन जाएगी अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। क्या ऐसा हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। रेवोल्यूशन क्यों होगा और कैसे होगा? जब कैपिटलिज्म नया नया आया था तब, अब अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स क्या हुआ कि कैपिटलिज्म धीरे धीरे खुद को एडवांस करेगा, और एडवांस कैपिटलिज्म जब होगा तो इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत बढ़ जाएगी। जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो स्मॉल बिजनेसमैन एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। जो अमीर है वो और अमीर होता जाएगा, जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। संख्या गरीबों की बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जो प्रोडक्शन क्लास है, ओवर प्रोडक्शन की जाएगी कि लिमिटेड मार्केट इकोनॉमी में लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं रहेगा। कंडीशंस ऐसी बन जाएंगी कि जो वर्कर्स हैं मजदूर इकट्ठा होकर रेवोल्यूशन कर देंगे। जो सिस्टम है ये अपने आप में खत्म हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। और रेवोल्यूशन से पहली स्टेज क्या आएगी, और ये वायलेंट होगा रेवोल्यूशन। ऐसा नहीं होगा, अहिंसा पे नहीं चलेगा पूरा मामला के धरना दे रहे, नहीं नहीं, वायलेंस क्रिएट होगा इस रेवोल्यूशन में। और फीचर्स क्या होंगे कि पहले सोशलिज्म आएगा, डिक्टेटरशिप जिसको बोला गया, उन्होंने बोला एक वर्ड यूज किया, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट। इसमें लिखा होगा आई गेस, नहीं लिखा, बता देता हूँ। डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरिएट, जो स्टेज होगी जिसको सोशलिज्म भी कहा गया। और उसके बाद फाइनली कम्युनिज्म आ जाएगा। ये क्यों जरूरी है कि कैपिटलिज्म के कुछ रेमिनेंट्स रह जाएंगे, छोटे मोटे टुकड़े रह जाएंगे, उनको खत्म करने के लिए ये स्टेज, इंटरमीडिएटरी स्टेज चाहिए। ठीक है, यही जो मैंने अभी आपको बताया, सोशलिज्म, स्टेट रोल, कोर प्रिंसिपल। स्टेट यहां खत्म नहीं होगा सोशलिज्म में, ये कैपिटलिज्म है। इसके बाद ट्रांजिशन हुआ, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट जिसको सोशलिज्म कहा गया। इसमें क्या होगा कि जो वर्कर्स हैं वो रूल कर रहे होंगे और स्टेट एग्जिस्ट कर रहा होगा। अभी स्टेट खत्म नहीं होगा। इसके बाद तीसरी स्टेज आएगी जब कैपिटलिज्म बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उसके बाद पूरी स्टेटलेस सोसाइटी बन जाएगी, ट्रू क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी, ट्रू क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। और जो एलिनेशन है वो खत्म हो चुका होगा, क्योंकि हम सब मिलके चीजों को ओन कर रहे होंगे। और ये सबसे पहले कहां होगा? मार्क्स ने क्या कहा, यहां पे बताया मैंने, सबसे पहले होगा इंडस्ट्रियली एडवांस्ड कंट्रीज के, जहां पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो चुका है वहां पे ये सबसे पहले होगा। क्या ऐसा हुआ? जहां सबसे पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था वेस्ट यूरोप में, वहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ। कम्युनिज्म आया कहां? रशिया में, जहां इतना इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। कम्युनिज्म आया कहां? चाइना में, जहां इतनी इंडस्ट्रीज थी ही नहीं। क्यूबा में आया, सेम सिचुएशन। जो एडवांस कंट्री थे इंडस्ट्रियली, उनमें कुछ हुआ ही नहीं ऐसा। क्या रीजंस थे? अच्छा समझो, जो मार्क्स के फॉलोअर हुए उनको कहा जाता है मार्क्सिस्ट। वो अपना व्यू देंगे कि हमारे गुरुजी ने क्या गलती की। और जो मार्क्स के अपोजिशन में थे, नॉन मार्क्सिस्ट, वो अपना व्यू देंगे कि क्यों रेवोल्यूशन नहीं आया। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस कि जो मार्क्स के अपोजिशन में थे उन लोगों ने क्या कहा। पहली चीज, मार्क्स को लगता था ना कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वर्कर्स का चलता रहेगा, जो कैपिटलिज्म है वो अपने आप को चेंज नहीं करेगा, वो चेंज करेगा खुद को। उसने ना वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट अपना लिया, यही कि हम ना मजदूरों का बहुत ख्याल रखेंगे, एम्प्लॉयज का बहुत ख्याल रखेंगे, उनको हॉस्पिटल प्रोवाइड करवाएंगे, स्कूल्स वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे, तो उनको लगेगा ही नहीं कि उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। पहली चीज, स्टेट का कॉन्सेप्ट जो प्री कैपिटलिस्ट स्टेट था वो कन्वर्ट हो गया वेलफेयर स्टेट में। इसके बाद दूसरा विरोध, मार्क्स को लगता था वर्किंग क्लास की पॉपुलेशन इतनी बढ़ जाएगी कि मेजोरिटी में आ जाएगी वर्किंग क्लास, जो एम्प्लॉयज हैं, और जो कैपिटलिस्ट हैं वो माइनॉरिटी में होंगे। ऐसा कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि जो किसान थे या फिर जो स्मॉल बिजनेसमैन थे वो कभी खत्म ही नहीं हुए। मार्क्स ने ये भी बोला था ना, स्मॉल बिजनेसमैन खत्म हो जाएंगे, तो वर्किंग क्लास कभी इतनी डोमिनेंट हो ही नहीं पाई कि वो रेवोल्यूशन कर सके। बहुत माइन्यूट सेक्शन था जो वर्किंग क्लास का था, नॉट माइन्यूट लेकिन उतना मेजर भी नहीं था कि कुछ बड़ा क्रांति कर सके। ठीक है, तीसरा व्यू रॉबर्ट डाल का आता है। ये हमें पॉलियार्की में भी पढ़ने हैं रॉबर्ट डाल के बारे में काफी कुछ, इनकी किताब है, बहुत फेमस है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था नेट में। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डाल, मार्क्स ने सिचुएशन ही इग्नोर करती कि जो डेमोक्रेसी है ना, वो बिना रेवोल्यूशन के भी चेंजेस हो सकते हैं डेमोक्रेसी में। यार रेवोल्यूशन वहां चाहिए होता है जहां डिक्टेटर बैठा हो, डेमोक्रेसी में लोग भी तो चेंज कर सकते हैं चीजें बिना क्रांति के। हम सरकार ही बदल देंगे, जो हम उस सरकार को चुनेंगे जो हमारे हिसाब से डिसीजन ले। तो मार्क्स ऐसा नहीं सोच पाए अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डाल। इसके बाद ईसा बर्लिन ने भी इस पे व्यू दिया
कि सेम सिचुएशन कि डेमोक्रेसी को मार्क्स बहुत हल्के में ले रहे थे, कि ये इनको ऐसा लग रहा था कि डेमोक्रेसी इतनी हल्की चीज़ है कि अपने जो डिमेरिट्स हैं वो खत्म ही नहीं कर पाएगी। लेकिन चेंजेस आ चुके थे डेमोक्रेसी में भी, वो भी प्रो वर्कर हो चुकी थी काफ़ी हद तक उस जमाने में। जब पॉजिटिव लिबरलिज्म आया या फिर जब सोशलिज्म आया कुछ कंट्रीज में, तो मामला वैसा नहीं था कि बहुत भुखमरी चल रही हो वर्कर्स के बीच। ठीक है, इसके बाद अगला व्यू था, ठीक है, कि ये मार्क्सिस्ट थिंकर हैं, इनको हम जब जब नियो मार्क्सिज्म डिस्कस करेंगे ना, तब इनको पढ़ेंगे। ठीक है, मैक्स वेबर ने अपना व्यू दिया कि आइडियाज है ना और जो रिलीजन है वो ना चेंजेस कर सकता है। मतलब समझने की कोशिश करना कि मार्क्स ने क्या कहा कि सिर्फ मैटर चेंज होता है, इकोनॉमिक मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होता है, नहीं नहीं। अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर आइडियाज भी चेंज हो सकते हैं और रिलीजन में भी चेंजेस आ सकते हैं। मार्क्स ने रिलीजन का भी विरोध किया था, मार्क्स मान के चल रहा था कि इनमें चेंजेस नहीं होंगे, बट हुए। तो ये सारी चीजें हुई जिनकी वजह से मार्क्सिज्म नहीं आया यूरोप में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि जो मार्क्स के फॉलोअर्स थे उन्होंने क्या दिक्कतें बताई, क्यों नहीं हुआ ऐसा। तब तक के लिए ये तो लिखना जरूरी होता है ना। थैंक यू, पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू मार्क्सिज्म।